हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजत राजपूत स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल आनंद एकेडमी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी को एकदम बढ़िया लेवल पर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए जो है रेडियो ऑपरेटर पुलिस भर्ती का फिजिक्स का एक कंटेंट लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम आपको बेस से लेकर हाई लेवल तक पूरी क्लास को कवर कराएंगे। और हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी इकट्ठा नहीं पढ़ा जा सकता, उसको हमने कई भागों में धीरे धीरे उसको पढ़ाने का प्रयास किया है, ताकि जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है फिजिक्स में उसको भी कुछ समझ में आए। इसके लिए हमने उसको जो है लगभग 10 भागों में डिवाइड करके रखा हुआ है। और आज हम आपको आपका भाग 5वां जो है इसको लेकर आए हुए हैं। इसके पहले जो 4 भाग हैं इसमें हमने आपको प्रकाश के बारे में बताया, प्रकाश के गुणों के बारे में बताया, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, उसके बारे में बताया। आज हमारे सामने जो टॉपिक है वो प्रकाश के अपवर्तन पर ही आधारित है। उसको कुछ हम आगे लेकर चल रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर लेंगे। सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ऐसे क्लास देखने में मज़ा नहीं आएगा जब तक आप उसको नोट डाउन नहीं करेंगे। आप उसको नोट करते चलिए, फिर जो चीज़ें हैं, क्योंकि अगर मुझे बहुविकल्पी प्रश्नों को करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें थ्योरेटिकल चीज़ें पता होनी चाहिए, सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी जाके हम उसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। और प्रकाश के कई सारे हमने आपको गुण बताए थे कि जैसे प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश में निर्वात में सर्वाधिक चाल होती है और निर्वात में उसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और हम ये भी देखे थे कि प्रकाश जो है वो प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है, प्रकाश वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकीर्णन होता है, बहुत सारे गुण होते हैं। सारे के सारे गुण हम आपके सामने चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी आपके सामने लिखा हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टोटल इंटरनल और रिफ्लेक्शन, TIR। क्या है ये TIR और ये क्यों है, किस वजह से है, इन सब की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी आपको बताया था अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है कि जब हमारी कोई भी प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। हमने आपसे ये कहा कि एक माध्यम से, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ऊपर माध्यम 1 है और नीचे माध्यम जो है हमारा क्या है, 2 है, और ये माध्यम 1 है एंड ये माध्यम 2 है, अलग अलग माध्यम है। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण जो है हमारी आई और आके इसको कैसा जाना चाहिए था, बिल्कुल ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन माध्यम में चेंज होने की वजह से ये प्रकाश की किरण जो है कुछ विचलित हो जाएगी, कुछ मुड़ जाएगी। मतलब ये इधर भी जा सकती है, धैन नीचे भी आ सकती है। अब आप कहोगे सर यहाँ से 2 किरणें निकली, हमने बोला कतई नहीं, 2 किरणें नहीं निकली हैं, किरण एक ही है। लेकिन हमने आपको इसकी 2 कंडीशनें बताई हैं कि ये, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये जो है ये सीमा है दोनों माध्यमों की, हो सकता है ऊपर वायु हो नीचे जल हो, तो ये जो सीमा जो डिवाइड कर रही है जल और वायु को, वो ये सीमा है। ओके, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये अभिलंब है, जो कि काल्पनिक रूप से हम ले लेते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या दिया हमने? अभिलंब दिया। ठीक है, ओके। जो किरण हमारी आ रही है, इस किरण को हमने नाम दिया है आपतित किरण। इसका नाम हमने क्या दिया है? आपतित किरण। ठीक है, और चूंकि दूसरे माध्यम में चली गई है तो इन किरणों को हमने बोला है अपवर्तित किरण। क्या बोला है हमने? अपवर्तित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण और दूसरा है हमारा क्या? अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण है वो कोण है I, जिसको हम आपतन कोण बोल रहे हैं। और ये जो कोण दिख रहे हैं आपको, ये हैं R, दोनों ही R है, क्योंकि R जो अपवर्तन कोण है उसका मान हमारा बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हमारा माध्यम के ऊपर। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन सीधा सा है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब जैसा जाना चाहिए, डॉटेड लाइन दिख रही है तुमको, ऐसी जानी चाहिए, लेकिन माध्यम के चेंज होने की वजह से वो कुछ ऊपर जा सकती है या कुछ नीचे जा सकती है। बस इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन।
ठीक है। अब हमने आपको उस दिन बताया था कि सघन क्या होता है और विरल क्या होता है, उसी से संबंधित कुछ अगर जिन्होंने को नहीं पता है दोबारा से हम बता दे रहे हैं। सघन का मतलब होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें अणु कैसे हों, पास पास हों, ओके। और एक होता है हमारा विरल, और विरल का मतलब होता है ऐसा माध्यम जहाँ पे उसके कण कैसे हों, दूर दूर हों। जैसे हम कह सकते हैं जल, ठीक है, और हम कह सकते हैं वायु। अब आप खुद बताइए, वायु गैस की अवस्था में होता है, जल हमारा द्रव अवस्था में है। जल में एक अणु ये है, एक अणु ये है, दूसरा अणु ये, मतलब अणु पास पास हैं। वायु में क्या एक अणु यहाँ है तो हो सकता है एक दूसरी जगह हो, उसका अलग अलग जगह पे होगा, तो उसमें काफ़ी दो अणुओं के बीच में दूरी जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो दूरी के हिसाब से या घना या बहरा आप समझते होंगे उस चीज़ को, तो जो घना हुआ है घने को हम बोलते हैं सघन, और जो बहरा है अलग अलग है उसको हम बोलते हैं विरल। ज़्यादातर सघन में हमारा क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा। जल के बाद हमारा क्या आ जाएगा, हमने कहा कांच आ जाएगा, या ऐसा कोई द्रव ले लेंगे। जल के अलावा भी तो कई सारे द्रव, दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एल्कोहल हो गया, है ना, ये तुम्हारे द्रव आ जाएंगे। विरल में हम क्या ले सकते हैं, वायु ले सकते हैं, देन क्या ले सकते हैं, निर्वात ले सकते हैं। अब कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये वायु और निर्वात, इसका मैटर नहीं समझ में आया। वायु का मतलब ये है कि हम जो सांस ले रहे हैं, यहाँ पर हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर उपस्थित है उसको हमने बोला कि वो माध्यम कौन सा है, वायु है। अगर आपको निर्वात नहीं समझ में आता, निर्वात का मतलब होता है निधन वायु, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर वायु का एक भी कण उपस्थित ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, निर्वात। निर्वात की कंडीशन सीधी सी है, एक रूम को अच्छे से बंद कर दीजिए, जैसा एसी का रूम बनाया जाता है वैसा रूम आप क्रिएट कर दीजिए और उसको चारों तरफ से लॉक कर दीजिए। उसमें कतई भी एक सुराग नहीं होना चाहिए वायु के जाने का, और साथ ही साथ जो उसमें वायु भरी है उसको जो एक सक्शन पंप के द्वारा उस वायु को बाहर निकाल दीजिए, तो उसमें एक भी कण वायु का उपस्थित नहीं होगा। वो माध्यम हमारा कौन सा हो जाएगा, निर्वात का, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए कंपैरिजन हो जाए, जैसे कैसे सब, ऐसे कंपैरिजन हो जाए कि एक मान लो जल है तुम्हारे पास और एक है तुम्हारे पास क्या, वायु। हम तुमसे ये कहें एक जल है और एक वायु है, इन दोनों में कौन निर्वात, कौन सघन है, कौन विरल है, तो तुम खूब अच्छे से बता दोगे। विरल कौन सा है बताओ, वायु है, और सघन कौन सा है, जल है। यानी जल जो है सघन है और वायु कैसा है, विरल है, ठीक है, अच्छे से। अच्छा, ये हमारा कैसा हो गया, विरल हो गया, और ये हो गया हमारा सघन, ओके। चलिए, अच्छा हमने एक और लिया तुमसे, हमने ये कहा देखो जल है और ये है हमारे पास कांच। अब बताओ अच्छा इनमें कौन सघन है और कौन विरल है, कंपैरिजन तो हम दो ही लोगों का करेंगे। तो हमने ये कहा जल में कांच की अपेक्षा अणु दूर दूर होंगे और कांच में पास पास होंगे, यानी ये किस में चला जाएगा, हमारा सघन में चला जाएगा, और ये हमारा किस में चला जाएगा, विरल में चला जाएगा। समझ में आया, अभी आप समझ रहे। अब ये नहीं कहना कि सर विरल है, ये विरल तो है, ठीक है, वो तो एक कॉमन चीज है, लेकिन जब हम तुलना कर रहे हैं तो तुलना में तो हमें दो चीजें यूज करनी है, एक घनी होगी एक बहरी होगी। तो जो कंपैरिजन में जो घनी है वो सघन माध्यम होगा और जो बहरी है वो विरल माध्यम होगा। इतना बात आप समझ गए, नहीं समझ गए? अगर हमने आपसे ये कह दिया कि मान लीजिए एक कांच है और एक कोई द्रव है, तो कोई भी द्रव होगा तो उसका जो हमारा अपवर्तनांक है वो कांच के अपवर्तनांक से लगभग कम ही होगा, तो ये द्रव हमारा किस में चला जाएगा, विरल में चला जाएगा, और जबकि हमारा कांच है वो कहे में चला जाएगा, सघन में चला जाएगा, इस हिसाब से। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, आपने इतना पढ़ भी रखा होगा। ठीक है, तो अब इधर देखो। अच्छा, जल, जल की इंग्लिश क्या होती है, वाटर। ठीक है, अच्छा वायु की इंग्लिश क्या होती है, लिखते चलना इस बात को, नहीं तो फिर कहोगे फिर बाद में क्या हो गया। ठीक है, एयर हो गया। हमने कहा कांच, कांच का क्या हो गया, कांच का हो गया हमारा ग्लास। और कोई भी हमारे पास द्रव है तो उस द्रव को हमने कहा लिक्विड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ओके, यानी जहाँ भी जल आएगा उस जल को हम काय से प्रदर्शित करेंगे, W से, और जहाँ पे हमारा वायु आएगा वहाँ हम उसको काय से प्रदर्शित करेंगे, A से, और जहाँ हमारी कांच होगी वहाँ हम उसको काय से प्रदर्शित करेंगे, G से, एंड अगर कोई द्रव होगा तो उसको हम काय से प्रदर्शित करेंगे, L से। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए, जिसमें आज तक आप कंफ्यूज रहते होंगे, ये समझ में नहीं आता होगा। देखो, A of N W, ठीक है,
अब ये क्या है ये नहीं समझ में आता होगा, मैं बहुत सिंपल भाषा में तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, जो आगे है उसके सापेक्ष और पीछे है उसका अपवर्तनांक, ठीक है। ए एंड डब्ल्यू को हम हिंदी में पढ़ते हैं, ए फॉर मतलब वायु और डब्ल्यू मतलब जल, यानी वायु के सापेक्ष क्या, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। समझ में आया? इसको हम क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। चलो फटाक से बताओ मुझे फिर, ANG, इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे वायु, ए फॉर वायु, जी फॉर ग्लास, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब बताओ मुझे फटाक से सभी लोग, A ऑफ NL को क्या पढ़ोगे आप पढ़ोगे A फॉर सर वायु है, L फॉर कोई द्रव होगा, ठीक है। तो आप, इसका मतलब है A ऑफ N मतलब को प्रकाश है तुम्हारा, वो वायु से काहे में जा रहा होगा, जल में जा रहा होगा। इसमें प्रकाश कहाँ जा रहा होगा, वायु से काहे में जा रहा होगा, कांच में जा रहा होगा, G फॉर ग्लास है। ANL का मतलब क्या है, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, L मतलब कोई द्रव होगा, ठीक है। अब वो द्रव कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हें उसका अपवर्तनांक देगा, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है। लिख लो फटाक से चीज़ों को, फटाक से, है ना। अगर हम आपसे ये कह दें G ऑफ NL, ये क्या है, तो जो पहले है वो सापेक्ष और जो बाद में है उसका अपवर्तनांक होगा। तो G फॉर मतलब ग्लास मतलब कांच, तो कांच के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, द्रव का, द्रव है ना L, देखो, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे तुम कांच के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है। अगर मैं थोड़ी वैसी भाषा में अपवर्तनांक तो समझा सकूं, अपवर्तनांक का मतलब होता है गाढ़ापन, कि कौन गाढ़ा है, ठीक है। अब सापेक्ष वर्ड क्या है, सापेक्ष वर्ड का मतलब होता है किसी से तुलना करना। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है और एक व्यक्ति बुरा है, तो यहाँ पर तो आपने तुलना करी होगी तभी तो पता चल पाएगा। जैसे हमने ये कहा कि एक राम है, ठीक है, और एक है श्याम, ओके। अब आपने ये कहा कि श्याम जो है वो राम की तुलना में बड़ा है नहीं बड़ा, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि राम जो है वो श्याम से कैसा है, छोटा। तो कंपैरिजन के लिए हमें, तुलनात्मक अध्ययन के लिए कम से कम दो वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो वो जो असापेक्ष वर्ड है वो तुलनात्मक अध्ययन है, कि कांच के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, कि कांच की तुलना में द्रव गाढ़ा है या बहरा है। अगर गाढ़ा होगा तो अपवर्तनांक होगा, और अगर बहरा होगा तो अपवर्तनांक उसका उल्टे में आ जाएगा, ठीक है। चलो फटाक से इस चीज़ को नोट कर लो। देखो, अब हम आपके कुछ फार्मूले बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने जो है अभी स्नेल का नियम तुम्हें कल पढ़ाया था, उस दिन हमने बताया तुम्हें स्नेल का नियम, ठीक है। और स्नेल नियम क्या था, आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो कैसा था, एक नियतांक था। और उस नियतांक को ही हमने पढ़ाया था आपको, क्या, n मतलब अपवर्तनांक, ठीक है। और वो अपवर्तनांक जो है हमारा ऐसे ही नहीं है, उस अपवर्तनांक को हम लिखते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। और ये अपवर्तनांक n है, इसको लिखते हैं 1 और फिर 2। अब 1 और 2 क्या लिखा है, ये 1 ये है कि कोई प्रकाश की किरण वो एक माध्यम से किस में गई होगी, 2 में गई होगी, ठीक है। तो जब तुम्हारी कोई, जैसे हमने ये कहा वायु है और ये मान लीजिए जल है, तो जब हमारी प्रकाश की किरण वायु से जल में गई होगी तो वहाँ पर अपवर्तनांक कितना आया होगा, n, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जल में वायु की चाल बताओ कम होगी या ज़्यादा होगी, फटाक से बताओ।
जल में प्रकाश की चाल कम होगी या ज़्यादा होगी? तो ये निर्भर करता है अपवर्तनांक के ऊपर। मुझे आप ये बताओ, एक गली है, उसमें दो व्यक्ति हैं और आप जा रहे हो, ठीक, और एक गली फिर उतनी ही चौड़ाई की एक और गली है, उसमें अब 20 लोग हैं, तो आप बताओ किसमें से तेज़ी से निकल पाओगे? 20 लोग हैं जहाँ वहाँ से निकल पाओगे या 2 लोग हैं वहाँ से निकल पाओगे? जाहिर सी बात है, आप जहाँ 2 व्यक्ति हैं वहाँ जल्दी से निकल जाओगे, नहीं निकल जाओगे। यानी वायु में प्रकाश की, वायु में भी मैंने आपको बताया, वायु होता है विरल माध्यम और जल होता है सघन माध्यम। जल में अणु पास पास होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कितना है? वायु का अपवर्तनांक होता है 1, हालांकि पूरा एक्यूरेट होता है 1.0002, लेकिन हम इसको कितना लिखते हैं? 1 लिखते हैं। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए हम इसको कितना लिखते हैं? 1। और जल का अपवर्तनांक कितना होता है? आपने कहा सर 1.33। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, प्रकाश की चाल उसमें उतनी ही क्या होगी? कम होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, तो बताइए जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी, या कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, या कोई द्रव है उसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो कैसे फाइंड करेंगे? एक फार्मूला हम आपको बता रहे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे सभी लोग। किसी माध्यम में अगर आपको प्रकाश की चाल चाहिए है, किसी माध्यम मतलब भाई जल हो सकता है, कांच हो सकता है, द्रव हो सकता है, ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, और उसको हमने प्रदर्शित किया V से, बराबर क्या हो जाएगा? C/N। ये फार्मूला लो और ख़त्म करो इस चीज़ को। V मतलब चाल और C मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और N क्या है? अपवर्तनांक है। यानी आप करोगे यहाँ पर क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे नीचे हो जाएगा अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये है हमारा V बराबर C/N, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको करके बता रहा हूँ। जैसे देखो, मैंने एक सवाल दिया आपसे, हमने ये अभी यही दे दिया कि मान लो कांच का अपवर्तनांक कितना है। हमने कहा कांच में प्रकाश की चाल बताओ, कांच में प्रकाश की चाल बताओ, ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे भाई? कांच एक माध्यम ही तो हो गया। तो हमने कहा लेकिन उस माध्यम का अपवर्तनांक हमें पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। तो कांच का अपवर्तनांक देखिए, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, हम यहाँ अपवर्तनांक की एक लिस्ट आपको लिख दे रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। वायु का अपवर्तनांक होगा हमारा 1.002, ठीक है। उसके बाद जल का अपवर्तनांक कितना होगा? 1.33, और कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? 1.5, और कोई द्रव होगा जो जिस द्रव का वो दे रखा होगा सवाल में, तो उसका अपवर्तनांक वो दिया गया होगा। सबसे ज़्यादा जो सघन है हमारे पारदर्शी माध्यमों में वो हीरा है, उसका अपवर्तनांक होता है 2.42 इस हिसाब से। हालांकि हमें ये 3 चीज़ें देखिए, अब इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, आप इसको एक ही रखिए, वही सही रहेगा। आपको ये 3 तो याद ही रखने हैं, एक वायु का, एक जल का और एक कांच का। तो कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। फार्मूला क्या होगा? V बराबर C/N। अच्छा, C कितना है? हमें पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 में × 10⁸। तो तुमने कहा यहाँ रखा 3 × 10⁸ बटे नीचे अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है। और हम जानते हैं कि 1.5 एकम 1.5 दूना कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 2 में × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो अब देखा तुमने कि जैसे जैसा माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता जाएगा, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती जाएगी। इसीलिए जब हम जल के नीचे तैरते हैं, जल के नीचे डूब जाते हैं, तो प्रकाश हमको एक निश्चित मात्रा तक ही मिलता है। ऐसा नहीं कि नीचे तले तक हमको प्रकाश मिल ही जाता है, इसी वजह से, क्योंकि जल में प्रकाश की चाल जो है धीमी हो जाती है, और कांच में तो और धीमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1.5-2 हो जाती है, जबकि निर्वात में कितनी है? 3 है। समझ आया कि नहीं आया? इस पे और प्रैक्टिस हम करवाएंगे। 15 दिसंबर से हमारा प्रैक्टिस सेशन चालू होगा, जिसमें हम आपको कम से कम डेली 20 क्वेश्चन
की प्रैक्टिस जो है डेली करवाएंगे, और ये जब तक करवाएंगे जब तक आपका पेपर नहीं आ जाता। लगभग 1000 क्वेश्चन की सीरीज हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो उसको आप लेना जो है कतई नहीं भूले। उसके लिए आपको पहले थ्योरी क्लास पूरी अटेम्प्ट करनी है, उसको अच्छे से नोट बना के लिखना है, ताकि आपको उसमें जब क्वेश्चन हम करवाएंगे तो आपको उसमें पता हो कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं है। ओके, चलिए आगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब एक फार्मूला और हम आपके सामने लिख रहे हैं, उसको देखिएगा। देखो, हमने लिखा कि W ऑफ एन जी बराबर, ये क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि जो पहले लिखा होता है वो सापेक्ष होता है, और जो बाद में लिखा होता है उसी का अपवर्तनांक पूछा जाता है। तो ये है W मतलब जल, G है कांच। इसको पढ़ेंगे हम जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो कितना हो जाएगा? देखो, जो बाद में लिखा है ना उसको पहले लिख लो, और जो पहले लिखा है उसको बाद में लिख लो। तो ऊपर लिखोगे ANG और नीचे लिखोगे ANW यहाँ से, ठीक है। ये अगर हम हिंदी में इसको लिख सकें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर, ये है कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और नीचे है तुम्हारा जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हमने कर दिया, जगह नहीं बची थी इस वजह से। ओके, यहाँ से। अब कांची के लिए नहीं, जिसके लिए भी पूछे तुमसे, हमने कहा लो W ऑफ NL, तो तुम क्या लिखोगे? पहले इसको पहले लिख लो, है ना, A ऑफ NL और नीचे लिख लो A ऑफ NW, यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं, इन पे भी सवाल आपको मिलेगा, तो इसको नोट कर लीजिए फटाक से। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को थोड़ा पढ़ लेते हैं ना भाई। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? देखो, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जब कोई हमारी प्रकाश की किरण विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, कहाँ से जाती? सघन से गई, कहाँ पे? विरल में गई। तो फिर उस किरण को कैसा जाना चाहिए था? ऐसा जाना चाहिए, इस किरण को ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन माध्यम के चेंज होने की वजह से, क्योंकि ऊपर कैसा माध्यम है? ऊपर माध्यम है सघन, ये हमने ऐसे डॉटेड कर दिया। डॉटेड का मतलब कि वो माध्यम कैसा है? हमारा सघन है। तो ये माध्यम सघन से विरल में जाएगी तो ये दूर हट जाएगी, ठीक है। प्रकाश की किरण कैसी हट जाएगी? दूर हट जाएगी, ऐसे करके। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि विरल माध्यम में कण कैसे होते हैं? दूर दूर। तो जब प्रकाश की किरण तुम्हारी विरल में आएगी सघन से, तो कैसे हट जाएगी? दूर। किससे दूर हटेगी? इस अभिलंब से, क्योंकि कोण तो फिर यहीं से नापना है तुमको। कोण तो हमेशा अभिलंब से ही नापा जाता है हमारा। तो ये अभिलंब है, भूलना कतई नहीं है भाई, ये अभिलंब है। ये किरण जो आई है ये आपतित किरण है, और जो गई है वो अपवर्तित किरण है। ये कोण आई है मतलब आपतन कोण है, और ये कोण आर है मतलब अपवर्तन कोण है। ओके, अब ध्यान से देखो जरा, हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर मान लो एंगल 30 है ये, तो ये 30 है क्या? नहीं, ये 30 से थोड़ा ज़्यादा है। 30 से तब होता जब कब ये यहाँ जा रहा होता, तब 30 होता, लेकिन ये कुछ ज़्यादा चला है कि नहीं चला? देखो आप, दिख रहा होगा आपको ज़्यादा, है ना। हम यहाँ पर लिखते भी हैं कि
जो आपतन ये कोण आर जो है वो जांदा है, ये इसका निशान, इसका मतलब होता है जांदा, और कोण आई इसका मतलब ये है कि आर का मान जो है वो आई की तुलना में कैसा है, जांदा है। मतलब अगर ये 30 मान के चल रहे हो तो ये हमने कहा कितना होगा कोण, 50 होगा कि नहीं होगा बताओ। ये दिख रहा तुमको टोटल कितना होगा, ये मान लो 50 हमने एक मान के चल रहे, आपको समझाने के लिए एक उदाहरण ले लिया हमने कि ये 30 एंगल है तो ये कितना होगा 50। अब हमने इसको कोण को बढ़ाना चालू किया, इस किरण को हम इधर ले आए, मतलब हमने ये जो आपतन कोण है इसके मान को बढ़ाने की कोशिश करी, तो इसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये वाला इसकी तुलना में ज़्यादा बढ़ेगा। ये 30 बड़ा है तो ये 50, इसको 40 करोगे तो ये कितना होगा 60, इसको 70, इसको 50 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 70, इसको 60 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 80, और जब आप इसको 70 करोगे जाके तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। बस यहीं रुक जाओ। मतलब क्या है, देखो एक चित्र आपके सामने और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, ये प्रकाश की किरण आई और इस पे ये किरण कहाँ जा रही है, अब यहाँ जा रही नहीं जा रही, इसके लिए ये कोण कितना हो गया अब 90, और अभी हमने इसको कितना लिया था, यहाँ पे 70 लिया था, नहीं लिया था, है ना। तो है अभी भी ये कोण कौन सा, आई, और ये तुम्हारा कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण है। सर इसमें प्रकाश की किरण है ही नहीं, है देखो ये जा रही, ये अभी कहाँ जा रही थी, अभी ये जा रही थी। फिर ये जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे इस अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा 90 अंश, बस उसी को हम बोलते हैं सी। सी मतलब क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। दोबारा फिर से समझो, हमने अभी आपको बताया कि जब कोई हमारी प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण से कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब हम जैसे जैसे इस कोण को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका भी मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक। एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसका अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा 90 अंश, तो वहीं पे रुक जाना है। अब हमें क्यों रुक जाना अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर अब आपने जरा भी कोण बढ़ाया तो ये प्रकाश अब यहाँ से कहाँ जाने लगेगा, ऊपर जाने लगेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये किरण, ये माध्यम हमारा कौन सा है, ये माध्यम है सघन माध्यम है, और ये वाला माध्यम कौन सा है बच्चा, विरल माध्यम है पूरा, ओके। जब हमारी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो जिस समय अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है उस समय के आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं, ठीक है। क्रांतिक कोण एक विशेष स्थिति है आपतन कोण ही। जैसे देखो, जैसे हमने तुमसे ये कहा ये क्या है, वृत्त है, सबने पढ़ा होगा, ठीक है। और हमने कहा ये क्या है, ये सर वृत्त की जीवा है, जो एक परिधि से दूसरी परिधि को मिल जाए वो उसकी क्या कहलाती है, जीवा, ठीक। तो अच्छा मुझे ये बता दो फिर ये क्या है, तो तुम कहोगे सर ये ए बी जो है, अच्छा हमने कहा सी डी क्या है, तुमने कहा सर सी डी जीवा है, और ए बी क्या है, तुमने कहा सर ए बी व्यास है। तो व्यास के जीवा नहीं है क्या, है जीवा। मतलब क्यों, ये एक विशेष ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसको हमने नाम क्या दे दिया, व्यास। है तो वो जीवा लेकिन एक विशेष काम कर रही है, इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, व्यास। तो यहाँ पर ठीक वैसे ही काम है। ये सी जो है हमने लिखा है, ये एक्चुअल में सी क्या है हमारा, है तो आपतन कोण ही, लेकिन उसके लिए यहाँ पे कोण के यहाँ पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, क्रांतिक कोण बोला है। तो यहाँ से अगर क्रांतिक कोण की डेफिनेशन बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई इसमें वो दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लो क्या है कि सघन में बना होगा, सॉरी विरल में बना होगा, है नहीं, सही है, सघन में ही तो बना होगा। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो, 90 अंश हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलेंगे। सीधी सी बात, एक ऐसा कोण जिसके लिए ये अपवर्तन कोण कितना हो जाए, यहाँ पर भाई 90 अंश की जगह समकोण भी लिख सकते हो,
ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन। उसको क्या बोलते हैं जिसके लिए, उस कोण का क्या कहते हैं जिसके लिए संगत अपवर्तन कोण 90 अंश हो? तो हमारा आंसर क्या होगा? क्रांतिक कोण होगा। इतनी बात आप समझे। अब मुझे ये बताओ जरा, ये हो गई क्रांतिक कोण तक आप समझ गए। अब जैसे ही आपने इस किरण को 1 डिग्री भी बढ़ाया, उस समय ये जो प्रकाश है तुम्हारा, क्या विरल माध्यम में जाएगा? क्या नहीं, सारा का सारा प्रकाश कहाँ जाएगा? सघन माध्यम में जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। तो इस घटना को हम बोलते हैं क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आया कैसे? यदि यहां पर क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक करने पर संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। सघन माध्यम में वापस लौट जाता है और इसी घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया इस चीज़ को, है ना। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने से पहले हमें क्रांतिक कोण को अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी हम इसको समझ पाएंगे, अन्यथा फिर दिक्कत हो जाएगी हमें, है ना। चलिए अच्छा, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो है, लेकिन होगा कब? इसकी भी 2 शर्तें हैं, पढ़ा होगा आपने, है ना। तो इसकी 2 शर्तें हैं, 2 कंडीशन हैं, ठीक है, 2 कंडीशन हैं। कंडीशन मतलब शर्त। पहली शर्त ये है कि प्रकाश का जो गमन है, प्रकाश का जो गमन है, गमन का मतलब जाना, वो कहाँ होना चाहिए? प्रकाश का गमन कैसा होना चाहिए? सघन माध्यम से कहाँ जाना चाहिए? विरल में। पहली तो कंडीशन यही है, सघन से किस में जाना चाहिए? विरल में। क्यों? क्योंकि अगर उल्टा हो गया तो ये छोटा कोण हो जाएगा, और जब छोटा हो जाएगा तो फिर वो घटना प्रदर्शित ही नहीं होगी, इस वजह से, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जो आपतन कोण है, वो आपतन कोण का मान ज़्यादा होना चाहिए किससे? क्रांतिक कोण से। आपतन कोण का मान ज़्यादा होना चाहिए किससे? क्रांतिक कोण से, तभी ये चीज़ होगी, अन्यथा फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हमारी नहीं होगी, ठीक है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित बहुत सारे उदाहरण हैं जो बहुत पूछे जाते हैं तुम्हारे, जैसे ये है, पहला उदाहरण ये है क्या? कांच में पड़ी दरार का चमकना। कांच में पड़ी दरार का चमकना। जब कोई कांच होती है और वो चटक जाती है तो उसकी दरारें चमकने लग जाती हैं, तो पूछेगा किसकी वजह से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। दूसरा, रेगिस्तान में मरीचिका। रेगिस्तान में मरीचिका। मरीचिका का मतलब होता है एक छलावा, कि नहीं है फिर भी वो चीज़ तुमको दिखती है। ऐसा होता है वायुमंडल में अपवर्तन, वायुमंडल में जो ऊष्मा आ रही है, जो प्रकाश आ रही है, इसके चेंज होने की वजह से ऐसा महसूस होता है। उसका भी रीज़न कौन है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीसरा, जल में मरीचिका। जल में मरीचिका। चौथा है क्या है चौथा? कांच में पड़ी दरार का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, जल में मरीचिका, और परख नली का चमकना, है ना। परख नली का चमकना, ठीक है। हाँ, जो रेगिस्तान में मरीचिका है, इसका उदाहरण तुम सड़कों में भी देख सकते हो। जैसे सड़क में अगर जैसे दोपहर है, गर्मी की दिनों में आपने देखा होगा, आप बाइक चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, तो पेड़ की छाया पड़ती है तुम्हारे सड़क पे, तो दूर से देखने पे ऐसा प्रतीत होता है कि वो पानी यानी ऐसा भरा हुआ है,
ठीक है। और जब उसके पास जाते हो तो एक्चुअल में पानी नहीं होता है, वो क्या होती है, छाया होती है। तो वही है ये रेगिस्तान में मरीचिका, ठीक है। और जल में तो मरीचिका है, जल में मरीचिका का मतलब जैसे जो व्यक्ति चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, अगर वो नाव में बैठा हुआ है तो गर्मी की दोपहर में उसको दूर से देखने में ऐसा लगता है कि कोई दूसरी नाव आ रही है, जबकि एक्चुअल में वो नाव नहीं हो रही होती है, वो एक छलावा होता है। और मैंने बताया छलावा क्यों होता है कि वायुमंडल में जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो उसमें कुछ समय लग जाता है, इस वजह से वो एक अलग सा प्रतिबिंब जनरेट कर देती है, उसको हम बोलते हैं जल में मरीचिका। रेगिस्तान में आकाश में पड़ी दरार का चमकना, परखनली का चमकना। परखनली जो नहीं प्रयोगशाला में यूज करी जाती है, कांच की होती है, उसको तुम थोड़ा ऐसा तिरछा करोगे तो तुमको वो चमकनी ऐसी दिखाई पड़ेगी, है ना। तो उस वो भी तुम्हारे किस प्रकार की, किस पे आधारित होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है, ठीक है। और भी इससे संबंधित अगर उदाहरण है तो हमें बताइएगा जरूर, तो हम उसको मतलब जल्दी से समझा सकें। एक और फार्मूला है इससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधित, n बराबर होता है 1/sin c, ठीक है। n क्या है यहाँ पे, n है अपवर्तनांक, ठीक है। और 1/c यहाँ पर है हमारा क्रांतिक कोण। अब यहाँ साइन आया हुआ है तो साइन के मैं कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ, वो साइन और याद रखिए, क्योंकि अमूमन स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे हो सकता है कि बायो की स्ट्रीम लिए हो तो उनका थोड़ा मैथ का पोर्शन थोड़ा वीक होगा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उनको। जैसे साइन है तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। वैसे ही साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ओके, चलिए, तो आई होप आज की क्लास आपके समझ में आई होगी। हमने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, तो आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। देखिए, समझ में चीज़ें तब आएंगी जब आप उसको नोट डाउन करेंगे, चीज़ों को एक लिखते चलेंगे, ऐसे देखेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, कल फिर हम आपके सामने एक नई वीडियो, इसका एक नया अध्याय लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्या, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।